हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है अभिषेक वोहरे और आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यह हमारी दूसरी क्लास है और यहाँ पर हम इंडिया के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। अर्थात यहाँ पर भारत में कितने राज्य हैं, कौन सा राज्य कब बना, इसमें एक एक राज्य की तो हम बात नहीं करेंगे, परंतु मेन की जरूर बात करेंगे। जैसे क्या तेलंगाना उड़ीसा के साथ सीमा बनाता है, क्या तेलंगाना किसी भी सागर अथवा महासागर के साथ सीमा साझा करता है, भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा किसकी है, और यदि गोवा और पुडुचेरी की सीमा बना दी जाए, जो कि पहले क्वेश्चन आ चुका है ना प्री में यूपीपीसीएस में, तो ये किससे बड़ी हो जाएगी। और यहीं पर हम डिस्कस करेंगे कि भारत का देशांतरीय विस्तार 30 देशांतर होने के बावजूद भारत में 2 टाइम जोन क्यों नहीं है, एक टाइम जोन क्यों लिया जाता है, बल्कि भारत से छोटे देश अपने एक से अधिक टाइम जोन लेकर चलते हैं। और यहां पर पूर्वोत्तर राज्यों में क्या मांग उठ रही है टाइम जोन को लेकर, चाय बागान की समस्या क्या है या फिर चाय बागान क्या है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बायोलॉजिकल क्लॉक और एक एक्चुअल क्लॉक का क्या रिलेशन होता है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे, जो कि आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और यहां पर याद रखें कि ये जो सीरीज है, यहां पर आप नोट्स मेकिंग जरूर करें, और यदि नोट्स मेकिंग नहीं कर पा रहे हैं तो ये पूरे के पूरे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। चलिए बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं भारत के कंटेक्स्ट में समझना। देखिएगा, यह है इंडिया का मैप, और यदि इंडिया के मैप में हम आते हैं तो भारत में सबसे ऊपर आपको क्या दिखाई देता है, एक बार मैं पूरे राज्यों के नाम बोल देता हूं आपके सामने, लिखूंगा नहीं, देन मैं उसके बाद जो मेन राज्य हैं, है ना, मेन स्टेट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। तो यदि हम भारत के राज्यों पर आते हैं तो आप सभी को पता है कि आज वर्तमान समय में भारत में कुल मिलाकर 28 राज्य, है ना, 28 स्टेट्स, और साथ में 8 यूनियन टेरिटरी यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने के लिए मिलते हैं। क्या ये पहले से ऐसा था? तो आंसर इज नो, ऐसा पहले से नहीं था। ये हुआ कब? समय के साथ साथ, जैसे जैसे 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग आया और फिर उसी के अनुसार जैसे जैसे राज्यों का एस्टेब्लिशमेंट होता गया, तो आज वर्तमान में हमको 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने के लिए मिलते हैं। इनमें जो अंतिम राज्य था, जो अंतिम राज्य बना, ये कब बना? तो ये बना लगभग वर्ष 2014 में, ये था अंतिम राज्य। और ये कौन सा था? तो ये था हमारा तेलंगाना। और ये तेलंगाना अलग होकर बना, किसके साथ? अलग होकर बना आंध्र प्रदेश के साथ। और याद रखें कि ये तेलंगाना किसी भी सागर अथवा महासागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, इवन यानी कि ये किसी भी ये तटीय सीमा नहीं बनाता है, तटीय सीमा नहीं बनाता। एक और बात याद रखिएगा कि यदि आप उड़ीसा को ध्यान में रखते हैं तो कई बार ये देखा जाता है कि लगता है हमको कि ये तेलंगाना उड़ीसा के साथ सीमा बनाता होगा। ये बिल्कुल भी सीमा साझा नहीं करता। उड़ीसा कहां पर है? उड़ीसा आता है इस वाले भाग में, यह है उड़ीसा, एक सेकेंड, ये वाला भाग आता है हमारा उड़ीसा का, यह है उड़ीसा, और इसके नीचे यानी कि यहां पर आता है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था तेलंगाना। मैं टीजी बस लिख रहा हूं यहां पर। तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश के साथ उड़ीसा नहीं बनाता। ये मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये भारत का 28वां राज्य था। और यदि आप 2019 से पहले चले जाते हैं तो वर्ष 2019 के पहले तक, 2019 से पूर्व भारत में 27 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे। परंतु 2019 में हुआ ये कि हमारे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर ने एक डिक्लेरेशन किया, और ये डेट थी 5 अगस्त। 5 अगस्त को यह डिक्लेरेशन आता है कि जम्मू कश्मीर में अब किसी भी प्रकार के विशेषाधिकार लागू नहीं होंगे। अर्थात हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को यहां से समाप्त कर दिया गया, यानी कि जम्मू कश्मीर से उसका विशेष राइट या फिर विशेष दर्जा छीन लिया गया। इसलिए 5 अगस्त को क्या हुआ था? घोषणा हुई थी कि जम्मू कश्मीर पर अब विशेष राज्य का दर्जा लागू नहीं होगा। यह आप पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 370 में, आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 में। और इसके पश्चात इसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन, यानी कि इसको विशेष राज्य का दर्जा छीन के भारत का 8वां केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया? 8वां यूनियन टेरिटरी बनाया गया 31 अक्टूबर 2019 को। ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन था। और इसी डेट पर यदि आपको ध्यान हो तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण भी किया गया था। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया। अब इसी उपलक्ष्य में
इसी उपलक्ष्य में इस डेट को मनाया जाता है क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन एक्चुअल में आता था। क्लियर। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अनावरण के दिन ही भारत का 8वां राज्य बना क्या, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, यानी कि लद्दाख अलग है और जम्मू कश्मीर अलग है। ये कहां लोकेटेड है मैप में तो यहां पर आता है लद्दाख, ये है लद्दाख, और लद्दाख से नीचे आता है यहां, ये है हमारा जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया। क्लियर। अब ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जब ये हुआ यानी कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले जब हम अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में जम्मू कश्मीर 3 देशों के साथ सीमा साझा करता था, परंतु जैसे ही ये हुआ, ये घटना घटित हुई, उसके पश्चात जम्मू कश्मीर केवल और केवल एक देश के साथ या फिर केवल और केवल पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। और अब लद्दाख 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना के साथ। ये एक एक बात हम डिस्कस करने वाले हैं, तो थोड़ा सा आप संयम बरतिएगा। अब यहां पर हम आगे आते हैं, लद्दाख वाले एरिया में जाते हैं। तो लद्दाख में आपको 2 क्षेत्र देखने के लिए मिलेंगे, और क्या है ये 2 क्षेत्र, तो एक आता है LOC और एक नजर आता है आपको LAC वाला एरिया। अब LAC और LOC क्या है, तो यहां पर मैं एक मैप बनाता हूं बिल्कुल छोटा सा, उसके अकॉर्डिंग आप समझना कि ये है नॉर्थ इंडिया, और नॉर्थ इंडिया में भी कौन सा पार्ट, तो ये है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देन ये स्टार्ट होता है जम्मू कश्मीर, और फिर यहां से हम नीचे, हमें इतने की ही आवश्यकता है, दैट्स वाई कि मैं इतना ही क्रिएट कर रहा हूं। अब यदि इस मैप के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो इस मैप के अकॉर्डिंग आपको 2 क्षेत्र दिखाई देते हैं, है ना। एक आता है ये वाला, एक आता है ये वाला एरिया, है ना, ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट वाला, और इसे कॉल किया जाता है LOC लाइन। क्या कहा जाता है इसको, इसे कॉल किया जाता है LOC लाइन। LOC का मतलब है लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल किस किस के मध्य है, तो याद रखें कि ये आती है भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा, भारत व पाकिस्तान की सीमा है ये। यहां पर इसके पूर्वी भाग में, यानी कि इस ओर भारत का अधिकार और इस ओर पाकिस्तान का अधिकार है। अब ये अधिकार वैसा नहीं है कि उपनिवेशवाद हो यहां पर, क्लियर। ये अधिकार यानी एक प्रकार से लाइन ऑफ कंट्रोल है कि इसके इस भाग में, ईस्टर्न पार्ट में आपको इंडियन आर्मी और वेस्टर्न पार्ट में आपको पाकिस्तान की आर्मी देखने के लिए मिलती है। और इसी के बाजू से स्टार्ट होता है क्या, ये इसी के बाजू से स्टार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा यहां से, ये है हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कितने राज्यों में है, देखिए इसी यही मेन है, क्योंकि हम जनरली मानते हैं कि ये जो LAC है, यानी कि LAC वाला पोर्शन, ये केवल और केवल जम्मू कश्मीर में है, परंतु ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि जब ये वॉर हुआ था और वॉर के बाद जब डिसाइड हुई थी LAC लाइन, तो एक्चुअल में ये थी लद्दाख में, लद्दाख में भी आती थी। लद्दाख के अलावा ये आपको दिखाई देती थी उत्तराखंड में भी और हिमाचल प्रदेश में भी, और इसी के साथ ये अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में भी आपको विस्तृत देखने के लिए मिलती थी। मतलब इसका अर्थ ये है कि लद्दाख के अलावा इतने राज्यों में भी ये सीमा थी, परंतु कई समझौते के अनुसार और कई बार हमने प्रयास किया, और प्रयास के बावजूद हमने इन चाइना की आर्मी को यहां से पीछे धकेल दिया, और पीछे हटने पर अब LAC का विस्तार एक आपको लद्दाख वाले एरिया में और एक हमें दिखाई देता है जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। इट मींस यहां पर, क्लियर, इस एरिया में आपको ज्यादा विस्तृत देखने के लिए मिलती है। और ये किस किस के मध्य की सीमा रेखा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये सीमा है भारत व चाइना की, भारत व चीन की सीमा ये बनाती है, क्लियर। यानी कि सेम थिंग LOC के जैसा कि इसके वेस्टर्न पार्ट में आपको दिखाई देती है क्या, इंडियन आर्मी, और ईस्टर्न पार्ट में, बस ईस्टर्न वेस्टर्न का डिफरेंस है यहां पर, वेस्टर्न पार्ट में आपको दिखाई देती है क्या, चाइनीज आर्मी, क्लियर। तो यह है भारत का अक्षांशीय, यह है भारत का क्या, राज्यों के बारे में डिस्कशन। अब यदि हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में आते हैं, देखना सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अंतिम राज्य कौन सा है, अंतिम यूनियन टेरिटरी कौन सा है, और यहां पर इसको इसका डिक्लेरेशन कब किया गया, भारत में उत्तरतम कौन सा है, तो लद्दाख। दक्षिणतम की हम बात करते हैं तो राज्यों के संदर्भ में आता है तमिलनाडु, और यूनियन टेरिटरीज की जब आप बात करेंगे तो यहां पर आएगा अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। अब इसी के बारे में हम और आगे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले यदि मैं यहां पर इंडिया का एक छोटा सा मैप क्रिएट करता हूं, जैसे
ये है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये नेपाल वाला पोर्शन नीचे आएगा, उत्तर प्रदेश, ये है सिक्किम, भूटान, और फिर यहाँ से अरुणाचल प्रदेश, देन हमारा नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, एंड ये है बांग्लादेश। यहाँ पर आते हैं तो ये है जम्मू कश्मीर, जिसमें से ये एलएसी और यहाँ पर एलओसी वाला पोर्शन मैंने आपको बताया। देन ये है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, फिर गुजरात, महाराष्ट्र, एंड देन यहाँ से गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी के यहाँ पर छोटे छोटे राज्य, और फिर यहाँ पूरा का पूरा मैप बनकर यहाँ तैयार। क्लियर है? अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि मैं डिस्कस क्या करने जा रहा हूं आपसे, इसके राज्यों के बारे में और राज्यों में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखना, सबसे पहले हमने देखा था कि इस वाले भाग में, यानी कि भारत का जो गुजरात वाला एरिया है, यहां पर आता है गुजरात, यहां नहीं आता है, यहां आता है इस वाले पार्ट में। तो यहां पर मैं बस नोट करने के लिए रखा हूं, इतने में नहीं लिख सकता। तो यह है गुजरात वाला एरिया, और गुजरात को यदि आप देखेंगे तो ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, यानी कि ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है ये है गुजरात, है ना। ये क्या है? ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, सबसे पूर्वी राज्य है। परंतु याद रखें, गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और ये सबसे पूर्वी राजधानी यदि आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि जनरली हम यही याद करके चले जाते हैं, परंतु याद रखिएगा कि यदि वो आपसे क्वेश्चन करता है कि भारत की सबसे पूर्वी राजधानी कौन सी होगी, तो इसका आंसर इज यहां पर आता है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। यह है मुंबई, और ये मुंबई भारत की सबसे पूर्वी राजधानी मानी जाती है। क्या है ये? सबसे पूर्वी राजधानी, यानी कि ईस्टर्न मोस्ट। यह पश्चिमी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं यहां पर, पश्चिम का पावरशाह लिख देता हूं, पश्चिमी। क्लियर? ये सबसे पश्चिमी राज्य है, और यदि सबसे पश्चिमी राजधानी की हम बात करते हैं तो ये सबसे पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न मोस्ट कैपिटल आती है क्या? मुंबई। और ये किसकी है? पश्चिमी राजधानी। ये है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। क्लियर? अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा लेवल अप होते जाएगा। इसी के ऊपर आपको दिखाई देता है लद्दाख वाला एरिया, यहां पर है लद्दाख, ये लद्दाख, और लद्दाख भारत का सबसे उत्तरी राज्य है। क्लियर? भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? लद्दाख उत्तरतम राज्य है। एक बात। सेकंड बात ये आती है कि भारत का जो सबसे उत्तरतम बिंदु यानी कि नदन मोस्ट पॉइंट माना जाता है, वो कॉल किया जाता है इंदिरा कॉल। क्या आता है? इंदिरा कॉल। और ये इंदिरा कॉल स्थित दिखाई देता है आपको कहां पर? इसी लद्दाख वाले रीजन में। तो यहीं पर आपको इंदिरा कॉल भी देखने के लिए मिलेगा, इंदिरा कॉल। क्लियर? और इंदिरा गांधी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी आप गलत नहीं है। इसके पश्चात भारत का ईस्टर्न मोस्ट स्टेट कौन सा आता है? तो यहाँ ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है क्या? अरुणाचल प्रदेश। यहां पर दिखाई देता है अरुणाचल प्रदेश। ये ईस्टर्न मोस्ट यानी कि सबसे पूर्वोत्तम या फिर पूर्वोत्तम राज्य है। परंतु जब मैं ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल की बात करूंगा, है ना, तो ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल अरुणाचल प्रदेश की राजधानी नहीं आएगी, अपितु यहां पर मैं लिख देता हूं कि ये अरुणाचल प्रदेश ईस्टर्न मोस्ट कैपिटल है, अर्थात ये पूर्वोत्तम राज्य है। क्लियर? परंतु पूर्वोत्तम राजधानी यानी कि सबसे पूर्व में स्थित राजधानी की जब मैं बात करूं तो ये कौन सी आती है? ये आती है नागालैंड की राजधानी कोहिमा। तो ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के नीचे आता है नागालैंड। यहां पर आपको नजर आएगा नागालैंड वाला पोर्शन, और नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। ये आएगी सबसे पूर्वोत्तम राजधानी, इसकी राजधानी आएगी कोहिमा। कोहिमा, और ये सबसे पूर्वोत्तम राजधानी है। क्लियर बात? अब इसी के नीचे से स्टार्ट होता है, इसी के नीचे से स्टार्ट होता है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, देन आएगा त्रिपुरा। तो इनका अभी हम बात नहीं करेंगे। इसके नीचे जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा, इस वाले पार्ट में नीचे उतरेंगे तो कल की क्लास यदि आप जाकर देखेंगे तो मैंने हिमालय रीजन के बारे में बताया था। फिर यहां पर अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड थे, और अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को सेपरेट कर रहा था कौन? 10 डिग्री चैनल। और ये 10 डिग्री चैनल यानी कि अंडमान ऊपर था और निकोबार नीचे था, बीच में से गुजर रहा था 10 डिग्री चैनल। तो यहां पर जब आप आएंगे तो ये जो नीचे वाला ना, यहां पर है 10 डिग्री चैनल।
तो 10 डिग्री चैनल क्या बात करता है, मैं एक पूरे वीडियो में विश्व के और भारत की इंपॉर्टेंट चैनल्स को कवर कराऊंगा, तो वो वाला वीडियो आप देखिएगा, वो आएगा आज या कल में। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो सबसे नीचे आपको दिखाई देता है, सबसे नीचे दिखाई देता है ग्रेट निकोबार, यहाँ पर आता है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार की बात करें हम तो भारत का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है या फिर भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है जिसको कॉल किया जाता है इंदिरा पॉइंट, ये इंदिरा पॉइंट आपको स्थित दिखाई देता है कहां पर, ये स्थित दिखाई देता है इस ग्रेट निकोबार में। परंतु याद रखिएगा कि इस ग्रेट निकोबार में स्थित भारत के दक्षिणतम बिंदु की इंपॉर्टेंस ये है कि अब ये जलमग्न हो गया है, यानी कि यहां पर मैं लिखता हूं, एक सेकेंड, यहां पर यदि हम देखें तो ग्रेट निकोबार में ही भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसको कॉल किया जाता है इंदिरा पॉइंट, यहां स्थित दिखाई देता है, ये दक्षिणतम है। परंतु अब ये जलमग्न हो गया है, और ये जलमग्न कैसे हुआ, तो इसका रीजन ये था कि याद रखें कि भारत में विश्व में ज्ञात मानव इतिहास यानी कि वो इतिहास जो हम जानते हैं जिसके बारे में लिखा गया है, ज्ञात मानव इतिहास की यदि सबसे भयानक सुनामी किसी को माना जाता है तो वो मानी जाती है 2004 में आई क्रांकाताव में, है ना, यानी कि अना क्रांकाताव में एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ। उस वॉल्केनिक इरप्शन के द्वारा जो भूकंप आया और जो सुनामी आई वो ज्ञात मानव इतिहास की सबसे भयानक सुनामी मानी जाती है। और भयानक सुनामी या फिर बहुत ज्यादा विनाशकारी सुनामी क्यों मानी जाती है तो उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिएगा कि वर्ष 2004 में इंडोनेशिया का एक ज्वालामुखी है जिसको कॉल किया जाता है क्रांकाताव ज्वालामुखी, क्रांकाताव वॉल्केनो। और इस क्रांकाताव में विस्फोट हुआ, और क्रांकाताव ज्वालामुखी में जब विस्फोट होता है तो याद रखिएगा इसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप हुआ था क्या, हुआ था भूकंप का जन्म, यानी कि यहां से भूकंप ने जन्म लिया। और इस भूकंप के द्वारा जो सुनामी आई, उस सुनामी ने इतनी विनाश मचाई या फिर इतनी विनाशकारी सुनामी थी ये कि इसके कारण इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटित हुई कि पृथ्वी अपने अक्ष से कुछ सेंटीमीटर, और इसी सुनामी के परिणाम स्वरूप पृथ्वी अपने अक्ष से कुछ विचलित हुई। और इसके परिणाम क्या हुए कि ये इतनी भयानक सुनामी थी कि इसने आने वाले, यानी कि अर्थ जो अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी के रोटेशन को, पृथ्वी के समय को आने वाले 5 वर्ष के लिए, आगामी 5 वर्षों के लिए, 5 ईयर्स के लिए लगभग 0.005 सेकेंड आगे या फिर परिवर्तित कर दिया। और वर्ष 2004 में आई ये सुनामी मानव इतिहास की इतनी भयानक सुनामी थी कि इसने पृथ्वी के समय को आने वाले 5 वर्षों के लिए लगभग 0.005 सेकंड कम कर दिया था। और साथ में याद रखें कि इतनी भयानक सुनामी थी कि म्यांमार अपनी वर्तमान स्थिति से या फिर उस समय की स्थिति से 15 मीटर परिवर्तित हुआ। और इसी सुनामी के परिणाम स्वरूप हमारा जो इंदिरा पॉइंट है ये जलमग्न हो गया, यानी कि 2004 में जब ये सुनामी आई तो 2004 में यही इंदिरा पॉइंट जलमग्न हो गया। अब एक्चुअल में कहा जरूर जाता है कि ये जलमग्न हो गया, परंतु इसका अर्थ ये है कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कम हो गई, पहले कुछ और रही थी, और जब यह सुनामी आई तो उसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप समुद्र तल से इसकी ऊंचाई में परिवर्तन आ गया और कुछ समय के लिए जरूर जलमग्न हुआ था। परंतु यदि आज की कंडीशन में आप देखते हैं तो ये समुद्र तल से बहुत ही कम ऊंचाई पर स्थित आपको देखने के लिए मिलता है। स्थित कहां पर है? ये स्थित आपको दिखाई देता है ग्रेट निकोबार वाले एरिया में। और ग्रेट निकोबार कहां पर है? तो ये ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम द्वीप आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया? सबसे पहले हमने भारत के राज्यों के बारे में जाना कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनमें से अंतिम राज्य कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, अंतिम यूनियन टेरिटरी कौन सी है, ये कैसे बनी, एलओसी क्या है, एलएसी क्या है। और फिर इसके बाद हमने स्टार्ट किया क्या? इसके बाद हमने स्टार्ट किया भारत के उन राज्यों को समझना जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब यहां पर बिल्कुल एसेंशियल रूप से आप याद रखेंगे कि भारत में जो इंदिरा पॉइंट है वो डूब गया है
है ना, यानी कि इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कम हो गई है। और ये हुई क्यों थी, तो कहते हैं ऐसा कि क्रांकाताव ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था। परंतु आप जानकारी के लिए याद रखिएगा कि यदि क्रांकाताव ज्वालामुखी में विस्फोट होता तो हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है ये पूरा का पूरा जलमग्न हो जाता। अच्छा है कि क्रांकाताव में विस्फोट नहीं होगा, यानी कि साइंटिस्ट ने जब इसके बारे में रिसर्च की तो रिसर्च में यह पाया गया कि यदि क्रांकाताव में विस्फोट होता तो यह पेनिनसुलर इंडिया हो सकता है कि डूब जाता। डूबता जरूरी नहीं है, परंतु हो सकता है कि डूब जाता। यह एक्चुअल में विस्फोट हुआ था किसमें, क्रांकाताव का ही एक सहायक ज्वालामुखी था, एक सहायक ज्वालामुखी था। यह ज्वालामुखी का नाम है अनाक्रांकाताव, सहायक ज्वालामुखी। और इसका क्या नाम है, यह अनाक्रांकाताव। और ये सहायक ज्वालामुखी क्या होते हैं, तो ज्वालामुखी के ही, यानी कि जो ज्वालामुखी नली के सहारे गर्भ से तो नहीं जुड़े होते, परंतु इनके लावा की पूर्ति करता कौन है, मुख्य ज्वालामुखी। यानी कि आप इसको इस बात से समझ लें कि यदि मान लो एक ज्वालामुखी है ना, एक ज्वालामुखी ये है, और इस ज्वालामुखी में एक यहां से इस वाले पार्ट से एक नया ज्वालामुखी जन्म ले लेता है, ये सॉरी इस भाग से एक नया ज्वालामुखी जन्म ले लेता है। तो इस लावा, इसे लावा की प्राप्ति किससे होगी, इस मुख्य नली से। और ये मुख्य नली किससे जाकर जुड़ी हुई है, इस मेन ज्वालामुखी से। तो इसीलिए इसको क्या कॉल किया जाएगा, सहायक ज्वालामुखी कॉल किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि एक्चुअल में ये विस्फोट हुआ था सहायक ज्वालामुखी यानी कि अनाक्रांकाताव में, क्योंकि यदि क्रांकाताव ज्वालामुखी में विस्फोट होता तो इसका इंपैक्ट आपको पूरे के पूरे पेनिनसुलर इंडिया पर देखने के लिए मिलता, और हो सकता है कि पेनिनसुलर इंडिया पर जीवन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। क्लियर। तो यह है क्या, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्या, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में जानना। तो यदि हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में डिस्कस करें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है ना, एक सेकेंड, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या होता है और भारत का देशांतरीय विस्तार क्या होता है, और ये है क्या अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। इसको एक लाइन में यदि मैं कहूं तो आप जब अपनी इंस्टीट्यूट से या फिर कहीं से भी एक स्थान से दूसरे स्थान अपने घर की ओर प्रवेश करते हैं तो घर की ओर प्रवेश करने पर कुछ लैंडमार्क्स दिखाई देते हैं, है ना, कि भाई एक बिल्डिंग आएगी, पेड़ आएगा, यहां से टर्न लेना है, यहां से मुड़ना है, यहां पर आकर हमें रुकना है। ये क्यों है, क्योंकि लैंडमार्क्स यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं, माइलस्टोन यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। वायु मार्ग में क्या ये पॉसिबल है, या फिर जलमार्ग में भी ये पॉसिबल हो पाता है क्या, नहीं हो पाता, है ना। तो इसमें वायु मार्ग में रास्तों का पता लगाने के लिए या फिर मार्ग का पता लगाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं का। परंतु याद रखें कि अक्षांशीय रेखाएं कहीं ना कहीं जलवायवीय कारक भी हैं, यानी कि जलवायु के बारे में भी बताती हैं, और देशांतरीय रेखाएं टाइम जोन का भी निर्धारण करती हैं। यानी कि टाइम जोन, अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं को एक लाइन में हम बोलें तो पृथ्वी पर जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही हैं उनको आप क्या नाम देंगे, अक्षांशीय रेखाएं। और पृथ्वी पर जो आपको वर्टिकल लाइंस दिखाई दे रही हैं इनको आप कॉल करेंगे देशांतरीय रेखाएं या फिर लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। और ये दोनों ही रेखाएं काल्पनिक रेखाएं मानी जाती हैं, यानी कि मेरे जैसा कोई व्यक्ति समुद्र में चला नहीं है या फिर समुद्र में या वायु मार्ग में पेन लेकर नहीं दौड़ा है कि यहां पर अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाओं का फॉर्मेशन मैं कर लूंगा। ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं, ऐसा हमने एज्यूम किया है, ऐसा हमने माना है। तो यदि हम अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग, अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार ये कितना है, तो सबसे पहले यदि हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो देशांतरीय विस्तार प्रारंभ होता है ना, यानी कि प्रारंभ होता है ये लगभग 68.7 से, ये 68.7 से प्रारंभ होता है। याद रखना, पॉइंट ऐसा रखिएगा। और ये कितने तक जाता है, यानी कि ईस्टर्न या वेस्टर्न, तो ये प्रारंभ होता है ईस्टर्न से। अब ये ईस्टर्न और वेस्टर्न क्या है, तो इसके लिए आप ये वाला मैप जरा यूज करें कि जब आप भारत के मैप को देखेंगे, सॉरी यहां पर बना नहीं है तो मैं बना देता हूं, कि भारत के मैप को जब आप देखेंगे पूरी अर्थ के संदर्भ में, तो पूरी अर्थ में यह है हमारी अर्थ, और इस अर्थ में 4 हेमिस्फीयर आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना। कितने गोलार्ध देखने के लिए मिलेंगे, 4 गोलार्ध देखने के लिए मिलेंगे। और ये कौन से हैं 4 गोलार्ध, तो ये है हमारी इक्वेटल लाइन, है ना, ये कहलाती है 0 डिग्री अक्षांश, थोड़ा ऊपर कर दूं, ये कहलाती है हमारी 0 डिग्री अक्षांश, यानी कि इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटल लाइन, भूमध्य रेखा या इक्वेटल लाइन। और सबसे खड़ी रेखा या फिर वर्टिकल लाइन हमको देखने के लिए मिलती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसे कॉल किया जाता है इंटरनेशनल टाइम लाइन,
इंटरनेशनल, है ना, नेशनल की बात नहीं कर रहा हूं, इंटरनेशनल टाइमलाइन, और ये गुजरती है, ये आपको पास होते हुए देखने के लिए मिलती है लंदन के ग्रीनविच शहर से, लंदन के ग्रीनविच से ये पास होती है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि यदि पूरे वर्ल्ड का टाइम आपको एक एरिया से डिसाइड करना है तो आपके लिए सबसे आसानी होगी कि आप लंदन में जाइए या फिर लंदन में खड़े हुए अपने दोस्त को फोन लगाइए और उससे पूछ लीजिए कि लंदन में कितना टाइम हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंग आप देशांतरी रेखाओं के हिसाब से अपने यहाँ का टाइम जोन डिसाइड कर सकते हैं। जैसे यदि मान लीजिए लंदन के ग्रीनविच शहर में अभी के समय रात के 12 बज रहे होंगे, तो आप बिल्कुल ये मान सकते हैं कि भारत में इस समय सेम टाइम पर 5:30 सुबह के बज रहे होंगे, यानी कि भारत का समय लंदन के ग्रीनविच से लगभग 5.5 घंटे आपको आगे देखने के लिए मिलता है। तो यहां पर अब यदि हम देखें तो इस प्रकार पूरे विश्व में कितने हेमिस्फेयर हुए या फिर कितने गोलार्ध देखने के लिए मिले, तो इक्वेटर लाइन या फिर भूमध्य रेखा के हिसाब से जब आप देखेंगे तो एक हुआ उत्तरी गोलार्ध और एक हुआ दक्षिणी गोलार्ध, और जब आप इसी को इंटरनेशनल टाइमलाइन के हिसाब से देखते हैं तो एक होता है हमारा क्या, पूर्वी गोलार्ध, और एक हमें दिखाई देता है पश्चिमी गोलार्ध। यानी कि इस हिसाब से पूरे विश्व में आपको 4 गोलार्ध तो यहां नजर आ रहे हैं। परंतु यहां यदि हम दिशाओं की बात करें तो दिशाएं कितनी होती हैं, हम मानते ये हैं कि जनरली 4 दिशाएं हैं, परंतु जब आप और अच्छे से अध्ययन करते हैं तो आप मानते हैं कि 8 दिशाएं हैं, यानी कि उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम। अब उन 2 दिशाओं के बीच की भी एक दिशा मानी जाती है। जैसे यदि उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम है तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा, देखिएगा जरा कि यहां हमने सीधा सीधा नाम दे दिया कि यह है उत्तर और दक्षिण, यहां पर है यह है पूर्व और पश्चिम, यानी कि मैं शॉर्ट में लिखूंगा यहां यह है नॉर्थ, यह है हमारा साउथ, एक सेकेंड, नॉर्थ, यह है साउथ, यहां पर आपको दिखाई देता है ईस्ट और दूसरी ओर दिखाई देता है वेस्ट, है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब इनके मध्य की भी कुछ सीमाएं होंगी, यानी कि मध्य की भी कुछ डायरेक्शंस होंगे। ये आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये है साउथ ईस्ट डायरेक्शन, और यहां पर हमको देखने के लिए मिलता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, और नीचे हमको मिलता है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो इस प्रकार दिशाओं की कुल संख्या कितनी हुई, 8। इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर आते हैं तो भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो भारत में ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहां से जब आप ऊपर जाएंगे तो इस वाले एरिया में आपको ये मिलेगी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, है ना, 23.5 नदर्न लैटिट्यूड लाइन, है ना, उत्तरी अक्षांश रेखा, और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही आप क्या नाम देते हैं, कर्क रेखा का। ये है हमारी कर्क रेखा या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या फिर इसी को कॉल किया जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या फिर कर्क रेखा, ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, यानी कि यहां पर मैं बात कर रहा हूं कर्क रेखा की। और इस कर्क रेखा के बारे में यदि हम बात करें तो ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरेगी, ये गुजरती है भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर। और इन 8 राज्यों का क्रम क्या है, तो यहां पर एक बार मैप देखिएगा, है ना, यहां पर जब आप इंडिया के मैप के बारे में देखेंगे तो इंडिया के मैप में यहां पर आती है ये कर्क रेखा। एक सेकंड, यहां पर मैं क्रिएट कर देता हूं। इंडिया में जब आप पाएंगे तो इंडिया में ये कर्क रेखा आपको कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिलेगी। इंडिया में ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों में। और ये 8 राज्यों का क्रम कैसा आता है, तो सबसे पहले ये गुजरात राज्य से प्रवेश करती है, और बाहर कहां से निकलती है, तो ये निकलती है बाहर मिजोरम वाले एरिया से। यानी कि यहां पर ऑर्डर के हिसाब से यदि हम चलते हैं तो ऑर्डर के हिसाब से कुछ नेम्स ऐसे आ जाएंगे कि सबसे पहले ये गुजरात से प्रवेश करेगी, है ना, सबसे पहले ये गुजरात से प्रवेश करेगी और बाहर कहां से निकलेगी, गुजरात टू त्रिपुरा, है ना। और यहां पर यदि हम इस कर्क रेखा के बारे में जाने तो इसके बारे में भी जानना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कारण यह है कि कर्क रेखा इन 8 राज्यों में क्या क्या क्रियाविधि घटित करती है, यानी कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह मैं आपको बता देता हूं एक बार। तो यहां पर याद रखें कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी, यानी कि इस पर जो स्थित राजधानी है वो कौन सी है, ये राजधानी का नाम आता है रांची। और ये रांची किसकी राजधानी है, तो झारखंड राज्य की, है ना। इस पर स्थित राजधानी का नाम है रांची। देन इसके पश्चात आप ये बात याद रखें कि यहां पर निकटतम राजधानियां कौन सी हैं, यहां निकटतम राजधानियां कौन सी आती हैं, तो एक आती है भोपाल, और एक आती है हमारी क्या, गांधीनगर, ये सबसे निकटतम है।
परंतु यहां याद रखें कि यदि मैंने आपसे पूछा कि निकटतम सिटी कौन सी है, सबसे निकटतम सिटी, और मैंने आपको ऑप्शन दे दिए बहुत सारे, तो यहां पर जो सबसे निकटतम सिटी की मैं बात कर रहा हूं, ये निकटतम सिटी आएगी उदयपुर। अब ये उदयपुर आप एक बार देखिए मैप में जाकर, है ना, तो मैप में जाकर आप कहां देख रहे हैं, ऑब्वियसली आप राजस्थान में देख रहे हैं, परंतु ये उदयपुर वो उदयपुर नहीं है, हमें ऐसा याद रखें। ये उदयपुर कहाँ का है, ये उदयपुर आपको दिखाई देता है त्रिपुरा वाले एरिया में, ये त्रिपुरा में स्थित है। क्लियर? तो यहां पर सबसे निकटतम सिटी की यदि मैं बात करता हूं तो त्रिपुरा के पास वाली उदयपुर आती है। अब इसी के आगे यदि हम बात करें तो हमारा डिस्कशन यहां पर था कि यदि भारत के संदर्भ में हम देखते हैं तो भारत आता है किस गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। यह है उत्तर पूर्वी गोलार्ध, यानी कि उत्तर और देशांतरीय रेखाओं के हिसाब से पूर्वी आया, तो यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आया। तो इस प्रकार यदि हम भारत का देशांतरीय विस्तार निकालते हैं, यानी कि ये वर्टिकल की हम बात कर रहे हैं, तो देशांतरीय विस्तार निकल के आता है 68.7 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, यानी कि पूर्वी देशांतर, 68.7 पूर्वी देशांतर से ये प्रारंभ होता है और जाता कहां तक है, यानी कि एक्सटेंड कहां तक होता है, तो ये लगभग 97.25 ईस्टर्न तक आपको देखने के लिए मिलेगा। इसका मतलब क्या है, तो इसका लगभग देशांतरीय विस्तार यदि हम निकालते हैं तो ये लगभग देशांतरीय विस्तार आता है 30 देशांतर का। और 30 देशांतर का इसका मतलब क्या है कि जरा मैथमेटिकली यदि हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करें तो मैथमेटिकली आप देखिएगा, मैं नोट करके यहां पर लिख रहा हूं कि पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है, एक करती है परिक्रमण गति और एक करती है घूर्णन गति। और यदि परिक्रमण गति की हम बात करें तो पृथ्वी अपनी एक परिक्रमा 365 दिन में पूरी करती है, सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरी करती है, और घूर्णन करने में ये 24 घंटे का समय लेती है, यानी कि लगभग 23 घंटे और 56 मिनट का समय लेती है। इसीलिए हमारे यहां दिन और रात का समय मिलाकर लगभग 24 आवर होते हैं। मतलब कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, मैं यहां पर यदि रोटेट घूमूं और वापस से इसी कंडीशन में आ जाऊं, इट मींस मैं अपने अक्ष पर कितना घूमा हूं, 360 डिग्री। और ये 360 डिग्री घूमने में जो अर्थ है ये कितना टाइम ले रही है, लगभग 24 आवर का समय ले रही है। तो इस प्रकार यदि मैं आपसे पूछूं कि बताइए 1 डिग्री घूमने में लगा हुआ समय कितना होगा, तो बिल्कुल मैथमेटिक्स से आप सॉल्व करके बता सकते हैं कि 1 डिग्री घूमने में लगभग समय लगेगा 15 मिनट का। तो यदि हम यहां पर लेते हैं तो भारत में यदि 1 घंटा हो रहा है, यानी कि 1 घंटा बीत रहा है, कि यदि अभी 10 बज रहे हैं और 10 बजे से 11 हो जाते हैं, मतलब कि मैं अर्थ में कितने देशांतर मूव कर गया हूं या फिर कितने देशांतर ट्रेवल कर गया हूं, तो आप मुझे बताएंगे कि भाई यदि 1 घंटा मैं मूव कर रहा हूं, मतलब कि 1 आवर में होते हैं कितने, 1 आवर में होते हैं 60 मिनट। और यदि इन 60 मिनट की मैं बात करूं, है ना, 60 मिनट को मैं डिवाइड कर दूं यदि 4 से, तो 15 डिग्री देशांतर जब मैं मूवमेंट करूंगा, इसका मतलब है कि ये बराबर हो गया किसके, 1 आवर के। और यहां पर भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग कितना आ रहा है, तो ये लगभग निकल के आ रहा है 30 देशांतर। तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी देशांतर में, पूर्वी और पश्चिमी हिस्से में लगभग कितने समय का अंतराल होना चाहिए, तो ये अंतराल होना चाहिए लगभग और लगभग 2 घंटे का, क्योंकि 15 दूनी 30 है ना, तो 2 घंटे का अंतर होना चाहिए। यानी कि भारत के गुजरात और अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में 2 घंटे का टाइम ट्रेवल, 2 घंटे का टाइम डिस्टेंस होना चाहिए। पर क्या ये डिस्टेंस आपको देखने के लिए मिलता है? नहीं। और इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है भारत का टाइम जोन। और ये भारत का टाइम जोन कितना है, तो यहां से आप याद रखें कि ये है 82.5 डिग्री ना, यहां से गुजरती है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, है ना। इसको क्या कॉल किया जाता है, यह 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड लाइन या फिर पूर्वी देशांतर रेखा। इसको कॉल किया जाता है भारत की समय रेखा या फिर भारत की मानक समय रेखा। यानी कि पूरे भारत में यदि मैं बोलूं कि भारत का टाइम कहां से डिसाइड होता है, तो आपका आंसर या तो कोलकाता होगा या मुंबई होगा या फिर दिल्ली होगा। परंतु याद रखें ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि भारत ने अपनी मानक समय रेखा बनाया है 82.5 को, और 82.5 दिल्ली से होकर नहीं गुजरती है, ये गुजरती है किस एरिया से, ये गुजरती है प्रयागराज मिर्जापुर। ऑब्वियस है कि आपको नाम बहुत अच्छे से याद रहेगा सीरीज के नाम पर, है ना। प्रयागराज के मिर्जापुर से होकर ये गुजरती है। और इसी का पुराना नाम यदि आपको याद रखना हो तो प्रयागराज का पुराना नाम सभी को पता होगा, इलाहाबाद। और मिर्जापुर का मैं बता देता हूं, नैनी। तो इसी का ओल्ड नेम है
इलाहाबाद के नैनी और नया नाम आएगा प्रयागराज, मिर्जापुर से ये होकर गुजरती है। बस इतनी सी और बात याद रखें कि जिस प्रकार 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम क्या कॉल करते हैं, इसे कॉल किया जाता है क्या, कर्क रेखा। उसी प्रकार दक्षिण में भी आपको एक रेखा देखने के लिए मिलती है और इस रेखा को क्या कॉल किया जाता है, यह है मकर रेखा, 23.5 सदर्न लैटिट्यूड लाइन, और इसे कॉल किया जाता है मकर रेखा। अब एक अलग वीडियो में मैं इसको वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में भी कवर करूंगा कि वर्ल्ड में ये रेखाएं किस किस स्थान से होकर गुजरती हैं, किस किस देश से होकर गुजरती हैं। तो यहां पर आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा है, आज के इस वीडियो में हमने कुल मिलाकर डिस्कस किया है कि भारत का भूगोल स्टार्ट किया था और भारत के राज्य और उसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार के बारे में हमने डिस्कशन किया। भारत का उत्तरतम बिंदु क्या है, दक्षिणतम बिंदु क्या है और इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, समुद्री सीमाएं और साथ में पूर्वोत्तर की समस्या, टाइम जोन के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम पूर्वोत्तर की समस्याओं के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।